गांधी ने वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का दावा किया। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए सबूत मांगा, लेकिन विपक्ष की मोर्चाबंदी अभी भी जारी है। ऐसे में देखिए कि आज राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष संसद में और संसद भवन से जो है चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च करेगा। और ऐसे में देखिए, ये खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, बताएंगे। तो वहीं दूसरी खबर में बात होगी यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और ऐसे में देखिए कि सत्र में हंगामे के पूरे आसार है। 4 दिन चलने वाले सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे जैन मुनि की कबूतर खानों को लेकर के धमकी की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दादर के कबूतर खाने के पास कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दी है, जिससे जैन समुदाय में एक आक्रोश है। अदालत के आदेश के बावजूद कुछ लोगों ने कबूतरों को दाना खिलाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जैन समुदाय ने 13 अगस्त से भूख हड़ताल की धमकी दी है। विस्तार से आपको इस पर भी जानकारी देंगे। और चौथी खबर में बात होगी पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की, जो गीदड़ भभकी असीम मुनीर की तरफ से दी गई है। आपको बता दें, देखिए, उन्होंने कहा कि भारत को परमाणु बम की धमकी दी और कहा कि अगर वो डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। सिंधु के पानी को लेकर के भी मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है। क्या कुछ कहा है, विस्तार से आपको पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और देखिए, सबसे पहले बात यहां पर इसी के खिलाफ विपक्ष के हल्ला बोल की करते हैं। विपक्ष के सांसद आज करेंगे संसद के बाहर मार्च। ऐसे में देखिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और एसआईआर पर विपक्ष का हल्ला बोल। संसद में चुनाव आयोग के ऑफिस तक होगा ये मार्च और राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसद होंगे शामिल। बिहार में एसआईआर और 2024 के लोकसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर के विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी की अगुवाई में यह मार्च संसद भवन परिसर से लेकर के चुनाव आयोग के कार्यालय तक निकाला जाएगा। विपक्षी सांसद 1 किलोमीटर पैदल चल करके ईसीआई कार्यालय तक पहुंचेंगे, यानी कि इलेक्शन कमीशन के कार्यालय तक पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयुक्तों से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इस मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसे तथ्य सामने रखे जिन्हें कोई नकार नहीं सकता। एक व्यक्ति का नाम कई जगहों पर दिखाई देता है, जिसमें मतदान केंद्र भी शामिल है। राहुल गांधी की मांग मतदाता सूची के इलेक्ट्रॉनिक डेटा की है, जिसे हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्कैन कर सकते हैं, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि एक ईपीआईसी नंबर यानी कि एपिक नंबर पर कितने वोट डाले गए हैं। तो चुनाव आयोग ने देखिए राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से नकार दिया और अब जवाब मांगा है कि 10 दिनों में आप जवाब दीजिए। और वहीं देखिए कि राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है, सुनिए। वोट का जो मसला है बड़ा है। जब इतनी चीजें उपलब्ध हैं, इतना रिसोर्सेज हैं, तो चुनाव आयोग को, सरकार को ऐसे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए जिससे कहीं किसी का फर्जी वोट न बन जाए। और क्योंकि बीजेपी एक्सपर्ट थी वोट बनाने में, वोट कटवाने में, और सबसे ज़्यादा फर्जी वोट भी बीजेपी ने बनवाए। जब उन्हें वोट की कमी पड़ गई जीतने के लिए, तो उन्होंने पुलिस आगे कर दी। और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को देखना चाहिए कि किस तरह सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं माना और हम इलेक्शन कमीशन शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी अगर इलेक्शन कमीशन उस समय के जिस डिस्ट्रिक्ट में बाई इलेक्शन हुए थे उसके जिलाधिकारियों को सस्पेंड कर दें, भारत सरकार टर्मिनेट कर दे, इलेक्शन कमीशन उन जिलों के जिलाधिकारियों को अगर सस्पेंड कर दें, भारत सरकार उन जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दें, तो यकीन मानना कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, किसी का फर्जी वोट नहीं बनेगा, किसी का वोट डिलीट नहीं होगा, किसी का वोट बूथ से नहीं हटाया जाएगा। जब तक इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं करेंगे, तब तक ये फर्जीफिकेशन, फोर्जरी नहीं रोक पाएगी सरकार।
और इस बीच देखिए कि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस राहुल के उस बयान पर जारी किया गया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला ने 2 बार मतदान किया। शीर्ष चुनाव अधिकारी ने यह कहा कि राहुल गांधी के ये दस्तावेज पूरी जांच करने में मदद करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने हाल ही में देखिए नई दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान ये दस्तावेज दिखाए थे और अब नोटिस देकर के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जवाब मांगा। उन्होंने किसी के 2 बार वोट डालने का दावा कैसे कर दिया, इसको लेकर के जवाब मांग रहे हैं। किस आधार पर राहुल ऐसा कह रहे हैं, इसको लेकर के सबूत दे, और ये मांग चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में देखिए 10 दिन का वक्त दिया गया है और अब से कुछ दिन पहले ही एक सम्मेलन के दौरान इस तरह के कई सबूत जो है वो राहुल गांधी ने पेश किए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है, एक व्यक्ति 2-2 बार वोट दे रहा है। और ऐसे में देखिए ये कर्नाटक के तरफ से वहां के जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने राहुल गांधी से नोटिस जारी कर जवाब मांगा। और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपनी संवाददाता सहयोगी दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, देखिए लगातार हम देख रहे हैं एसआईआर का मुद्दा जो है वो बिहार के अंदर में, वहीं पर अगर हम दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली से पूरे देश को राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं। वहां पर किस तरह से फर्जी वोटिंग हुई, कर्नाटक का जिक्र किया, एक महिला का जिक्र किया, बेंगलुरु का भी जिक्र करते दिखाई देते हैं, हरियाणा में भी फर्जी वोटिंग, महाराष्ट्र का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, सबूत पेश किए। अब तो 10 दिन का नोटिस दे दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि आप 10 दिन में वो सबूत हमें दीजिए ताकि हम जांच को आगे बढ़ा सकें। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी लगातार वोट के मुद्दे पे ये हमेशा बात करते रहे हैं कि वोट काटने की जो नीति चल रही है, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि एसआईआर का जो मुद्दा है कि जिस तरीके से गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, ये समय कम है, सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है, इसलिए किया जाए तो ढंग से किया जाए और हर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो ताकि आप हर नागरिक वोट दे सके। इसी के मुद्दे पर उन्होंने बहुत सारे सबूत भी दिए। उन्होंने बताया कि बेंगलोर में किस तरीके से वोट की छटाई हुई है, महाराष्ट्र के सबूत दिए, और आज देखिए पार्लियामेंट से 11:30 बजे वो इसी मुद्दे पे चुनाव आयोग तक मार्च करने भी जाएंगे और इसके लिए वो पहले भी बात उठाते रहे और चुनाव आयोग ने अब फाइनली उनको समय दिया है कि 10 दिन के अंदर वो दिखाएं और सबूत उनके पास है। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी तो दृष्टि इसको लेकर के राहुल गांधी या उनके पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई बयान आया कि कब तक सबूत जो है वो इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे? देखिए, इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने यही कहा था कि हमको चुनाव आयोग बुला नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, हमको सबको पार्लियामेंट में सबूत दिखाने पड़ रहे हैं। इसीलिए अब देखिए चुनाव आयोग का समय आ गया है तो उनके पास सबूत इकट्ठा है और वो देंगे। उनका कांग्रेस विपक्ष का ये कहना है कि जो भी हमको चुनाव आयोग से जो होती है वो नहीं मिली, लेकिन जो भी 1 लाख हमने जो पेपर्स निकाले उन पेपर को निकालने में हमें 6 महीने का समय लगा है और यही वही सबूत हैं जो हमने खुद चुनाव आयोग के जो खाके हैं, जो पेपर है, उनसे निकाले हैं। तो हमें उनको अलग से सबूत देने की जरूरत क्या है, जबकि उन्हीं के सबूत हमने उन्हीं के सामने पेश कर दिए हैं। तो अब देखिए कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि चुनाव आयोग अब हमसे सबूत मांग रहा है, बल्कि हमने उन्हीं की धांधली में से या उन्हीं के कामों में से कुछ सबूत निकाल के उनको दिए हैं। तो ये कहना है। तो ये 10 दिन की स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहेगी अब कांग्रेस की, राहुल गांधी की? क्योंकि 10 दिन में आपको सबूत देना है। वो कह रहे हैं हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, हम दिखा रहे हैं जो वो आप ही के सबूत है जिसको हम सामने में पेश कर रहे हैं। तो अब 10 दिन में क्या होगा? बिल्कुल यही किरण मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने यही कहा है कि आप ही के पेपर्स को हमने एज अ सबूत आपके सामने रखा है, फिर हम अलग से आपको सबूत देने क्यों जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी आज मार्च भी निकाल रहे हैं। देखिए उसमें भी वो कई बातों को रखेंगे और कांग्रेस पार्टी अब अलग से सबूत देने नहीं जाएगी, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने खुद 10 दिन का टाइम दिया है तो उनके कुछ सांसद जाएंगे और ये सबूत जाकर के चुनाव आयोग में सबमिट करके आएंगे, दे के आएंगे, क्योंकि ये एक संवैधानिक मामला है और ये काम अगर चुनाव आयोग ने कहा है तो उनको करना पड़ेगा। जी दृष्टि, आज मार्च तकरीबन कितने बजे जो मार्च है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाला जाएगा, कौन कौन उसमें मौजूद रहेंगे, क्या जानकारी है? और जैसे आप बता रही थी कि पूरे इलेक्शन कमीशन के कार्यालय तक पहुंचेंगे, तो इस बीच में क्या एक तरह से ये भी कहे कि एक शक्ति प्रदर्शन होगा? देखिए बिल्कुल ये एक तरीके से इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन ही है, क्योंकि कई दिनों से सदन चलने नहीं दे रहा था विपक्ष और लगातार विपक्ष एसआईआर को लेकर के हंगामा कर रहा था। और आज 11:30 बजे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिलकर चुनाव आयोग तक एक रैली निकालेंगे, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं देगी, रास्ते में ही रोक देगी, ये ऐसा माना जा रहा है।
और देखते हैं कि राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन कैसा रहता है। उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग है और रात में डिनर होगा ताकि ये सब बैठ करके अगले दिन की स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकें। और जिस तरह चुनाव आयोग से इनको 10 दिन जी बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। दृष्टि आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे में पुलिस ने यह बताया है कि अभी तक मार्च के लिए अनुमति नहीं ली गई है, ऐसे में बीच में ही रोके जाने की संभावना हो सकती है। ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है उसका जिक्र कर लेते हैं। तो आज से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस पास करवाने की ये तैयारी है। विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा होगी। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र सिर्फ 4 दिन तक चलेगा। 11 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही चलेगी। और ऐसे में देखिए सत्र में सरकार कई जरूरी विधेयक पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, गन्ना मूल्य भुगतान जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है। और वहीं सरकार इस सत्र में कुछ संशोधन विधेयक को भी पेश कर सकती है। लेकिन दो अहम जो खास तौर से उत्तर प्रदेश विकसित विजन जो है 2047 को लेकर के वो डॉक्यूमेंट जो है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। और बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस जो है उसको पास कराने को लेकर के उसे पेश किया जाएगा। अपने आप में ये विधानसभा का सत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष वहीं पूरी तरह से हमलावर होने के लिए तैयार है। मुद्दों को लेकर के बैठा हुआ है, चाहे वो सरकारी स्कूलों के विलय की बात हो या फिर यहाँ पर गन्ने के भुगतान को लेकर के बात हो। ऐसे कई मुद्दों को लेकर के जो है विपक्ष तैयार है सरकार को घेरने के लिए। और ऐसे में देखिए यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार। सरकार और विपक्ष एक दूसरे को जवाब देने को तैयार। स्कूलों के विलय के मुद्दे पर हो सकता है हंगामा। विपक्ष उठा सकता है बिजली के निजीकरण का मुद्दा। मॉनसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, यानी कि अब से कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद सत्र की शुरुआत हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसमें तमाम बातों को रखेंगे और एक तरह से विपक्ष से ये कहा भी जाएगा कि सत्र को सुचारू तौर पर चलने दिया जाए, मुद्दों को रखा जाए, बातचीत हो। और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अमिता मिश्रा का। अमिता, आज से सत्र की शुरुआत, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो वो कहेंगे वही सत्र में है, तमाम मुद्दे जो है वो गूंजेंगे भी और कहीं ना कहीं विपक्ष से भी ये कहा जाएगा कि आप सत्र को सुचारू तौर पर चलने दें ताकि जनता के मुद्दों को रखा जा सके। कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पूरी जानकारी? जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जो 10:30 बजे आयोजित करेंगे, जिसमें वो अपने सारे जो पॉइंट्स हैं जो सत्र के दौरान डिस्कस किए जाएंगे वो उनके बारे में जानकारी देंगे, संक्षिप्त में जानकारी देंगे। उसके अलावा जो आज का सत्र है वो 4 दिन का आज से शुरू होगा, वो 4 दिन तक चलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो इस सत्र की रहेगी, खास बात ये रहेगी कि इसमें पहली बार है कि जो एक दिन जो सत्र होगा वो 24 घंटे का होगा। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन जो विपक्ष का मामले जो कहे जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि हंगामा होने के आसार हैं और विपक्ष घेरेगा, तो ये तय बात है कि विपक्ष जो है स्कूल के मर्जर और बिजली के निजीकरण को लेके लगातार हमलावर होता रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार इस पे विपक्ष बवाल करता रहा है। तो आज संभव है कि विपक्ष जो है मर्जर को मेन मुद्दा बनाए। तो ये एक स्थिति आ सकती है, जिसके बाद रविदास मेहरोत्रा ने भी इस पर कल बयान दिया था, जो वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। तो उन्होंने भी कहा था कि हम सरकार को किसी भी तरह से जो है उनकी मनमानी नहीं करने देंगे, हम उनसे जवाब मांगेंगे। तो ये आज खुले तौर पर साफ है कि ये हंगामा आज जरूर होगा। बिल्कुल अमिता, अगर संशोधित विधेयकों की बात करें, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है, अगर इसको लेकर के कोई बात अंदर से सामने आई हो कि ऐसे कोई संशोधित विधेयक है जिसको पेश किया जाएगा, पास करने की कोशिश की जाएगी, वहीं बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के, ऑर्डिनेंस को लेकर के, साथ ही कौन कौन से ऐसे विधेयक है जो सरकार जो है इस सत्र के दौरान पेश कर सकती है और पास कराने की पूरी कोशिश, तकरीबन कितनी संख्या होगी उसकी? देखिए, इसमें संख्या के बारे में अभी ऐसी पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि कितने विधेयक होंगे। लेकिन ये है कि सरकार के लिए इन विधेयकों को पास कराना आज बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष पूरे मूड में है कि वो सत्र को आसानी से चलने नहीं देंगे। तो इस स्थिति में देखा जाए तो विधेयक पास कराना सरकार के लिए कितना आसान होगा,
ये आने वाले समय में आज तो साफ होगा कि आज की स्थिति क्या रहेगी। आज जोरदार हंगामे के साथ ही सत्र की शुरुआत होने वाली है, तो ये एक बड़ी बात है। तो विधेयकों का पास होना आज तो संभव नहीं होगा, क्योंकि सरकार को किसी भी तरह से विपक्ष जो है बख्शने वाली नहीं है और उसको पूरी घेराबंदी करने की मूड में। जी अमिता, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के तरफ से जो सबूत पेश किया गया था वोट चोरी को लेकर के, उस पर अपना बयान भी दिया है। क्या उस मुद्दे को भी सत्र में रखते हुए दिखाई देंगे? लेकिन संभवतः जैसे चुनाव अभी नहीं है यूपी में, तो क्या ये मुद्दा उठ सकता है या नहीं उठ सकता है? जी बिल्कुल, ये मुद्दा लगातार बना हुआ है कि वोट चोरी हो रही, सीट चोरी हो रही। एक व्यक्ति कई स्टेटों में जो है उनका वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसे एक जो कांग्रेस ने जो एक अपनी वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें भी जो एक आदित्य श्रीवास्तव का नाम कई स्टेटों से आ रहा था लगातार कि दिल्ली और बेंगलुरु में भी उनका नाम है, और लखनऊ से भी उन्होंने निकाल दिया कि लखनऊ में भी है। तो ये बात सही है कि लखनऊ में भी आदित्य श्रीवास्तव का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन ये भी बात सही है कि वो वोटर लिस्ट को यहाँ से अपना वोट ट्रांसफर करा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके मुद्दा तो है ये, और समाजवादी पार्टी इसको पूरी तरह से जोर शोर से उठाएगी भी कि मतलब फर्जी वोटर हैं अभी भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमिता, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो फर्जी वोटिंग से लेकर के वोट चोरी से लेकर के कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको विपक्ष जो है वो सत्र के दौरान उठाएगा और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में, लेकिन सरकार भी तैयार जवाब देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात मुंबई की करेंगे, जहां पर देखिए दादर में कबूतर खाने पर बैन के खिलाफ आक्रोश है। दादर में कबूतर खानों के पास दाना खिलाने पर रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगाई और ऐसे में देखिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जैन समुदाय में आक्रोश। जैन मुनि नीलेश चंद्र ने हथियार उठाने तक की धमकी दे डाली है और ऐसे में देखिए कबूतरों को मरने नहीं देंगे, हथियार उठाएंगे। जैन मुनि के तरफ से जो है ये कहा गया, जैन मुनि नीलेश चंद्र हैं जिन्होंने हथियार उठाने तक की धमकी दे डाली है। और ऐसे में देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने दादर स्थित कबूतर खाने के पास, जिससे जैन समुदाय जो है वो आक्रोशित है, जो फैसला सुनाया, जो कहा कि कबूतरों को दाना नहीं डाला जाएगा। ऐसे में जैन समुदाय में भारी आक्रोश। अदालत के आदेश के बावजूद कुछ लोगों ने कबूतरों को दाना भी खिलाया। देखिए कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया। अब इसके बाद पुलिस की तरफ से जब कार्रवाई की गई, जैन समुदाय ने 13 अगस्त से भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दे डाली है। उन्होंने हथियार उठाने की भी धमकी दे दी और ऐसे में देखिए मराठी समाज ने भी कबूतर खाना हमेशा के लिए बंद रखने की मांग की है और अब आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कबूतर खाने के पास कबूतरों को दाना डालने पर रोक बरकरार रखने के बाद जैन समुदाय काफी ज्यादा आक्रामक हो गया है। अदालती आदेश के बावजूद जैन समुदाय के कुछ लोगों ने दादर स्थित कबूतर खाने के पास कबूतरों को दाना डाला था। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक दिया, लेकिन अब जैन समुदाय ने कबूतर खाना बंद करने के फैसले के खिलाफ 13 तारीख से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो हम हथियार भी उठा लेंगे, हम कबूतरों को मरने नहीं दे सकते हैं, हम हथियार उठा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मामला अभी कोर्ट में है और कबूतरों को नहीं मरना चाहिए, हम शांत नहीं बैठेंगे। तो कबूतर मरे नहीं, इसके लिए हम जो कदम है वो उठाएंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए अनिरुद्ध उगले का हम रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कोर्ट के आदेश के बावजूद यहाँ पर देखिए जैन समुदाय के कुछ लोग पहुंचते हैं, यहाँ पर दाना डालते हैं, अब आगे क्या? क्योंकि 13 तारीख तक में देखिए भूख हड़ताल पर हथियार उठाने की चेतावनी जैन समुदाय की तरफ से, मराठी समुदाय अलग से ये कहते हुए कि यहाँ पर दाना नहीं डाला जाना चाहिए, आगे क्या होगा? देखिए जो कबूतर खाना जो है जिसको लेके कोर्ट ने आदेश किया था, उसके बाद में कबूतर खाने को जो है ढक दिया गया था, लेकिन जैन समुदाय ने कुछ दिन पहले उसे पूरी तरह से खोल दिया था, जहाँ की पुलिस और जैन समुदाय में कुछ आनाबानी भी हुई थी पुलिस को लेकर। उसके चलते ही अब वहाँ पे 13 तारीख से जो है अन्य त्याग पर बैठने की चेतावनी दी है। अगर से नहीं मानती है मराठी समुदाय तो जैन मुनि ने जो कहा है कि हम हथियार भी उठा सकते हैं। अनिरुद्ध, जब कोर्ट ने ये कह दिया, मामला वैसे भी देखिए कोर्ट में है अभी, और इस पर जो ये एक तुरंत प्रभाव से एक फैसला ये था कि तब तक कबूतरों को दाना नहीं डाला जाना चाहिए, जैन समुदाय की तरफ से इस तरह से फिर क्यों कोर्ट की बातों को दरकिनार किया गया, क्यों उसकी अवमानना की गई, इस पर क्या कहते हुए जैन समुदाय के लोग नजर आए? देखिए मैडम, अभी जो है
भारत का जो संविधान है उसको लेकर अगर बात करते हैं तो कोई भी जीव जंतु या प्राणी हो उसे कैद नहीं किया जा सकता है। फिर भी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो है उसे ढक दिया गया था और उन लोगों जो कबूतर है उनको बंदिश बना दिया गया था। और अभी जो है उस बंदिश को खोलने के बाद में उसको खाना वाना खिलाया था, लेकिन अभी जो है 3 दिन से लगातार जो कबूतर है वो प्यासे भूखे है। इसको लेकर जो जैन समुदाय है उन्होंने भी कहा है कि अगर से उन्हें खुला नहीं करते हैं तो हम अनशन पे बैठेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस पहुंचेंगे आपके पास। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात असीम मुनीर की करेंगे, क्योंकि लगातार उसकी तरफ से गीदड़ भभकी भारत को दी जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की गीदड़ भभकी सामने आई। अमेरिकी धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है, अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबे। टांपा में आयोजित ब्लैक टाई डिनर में उसने ये बयान दिया। यह अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिका की धरती से परमाणु धमकी दी है। बिजनेसमैन और मानद वाणिज्य दूत अदनान असद ने टांपा में देखिए ब्लैक टाई डिनर आयोजित किया था। इसमें असीम मुनीर भी पहुंचते हैं, शामिल होते हैं और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हमारे अस्तित्व को खतरा है तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। सिंधु नदी के जल स्तर पर, यानी कि जल जो अभी बंद किया गया है, उसको लेकर के भी देखिए असीम मुनीर की तरफ से गीदड़ भभकी दी गई कि भारत के वो नियंत्रण में है, लेकिन भारत का कोई उस पर अधिकार जो है नहीं बनता है। अगर बांध बना करके पानी रोका जाएगा भारत की तरफ से तो हम उस पर 10 मिसाइलों से खत्म कर देंगे, उसे नष्ट कर देंगे। मुनीर ने देखिए आगे कहा कि सिंधु नदी किसी की जागीर नहीं, हमारे पास मिसाइलों की कमी है। तो एक बार फिर से गीदड़ भभकी देते हुए असीम मुनीर। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए रमन का सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता का। रमन, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से गीदड़ भभकी दी गई। पटखनी खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरता नहीं, ये तो उसकी आदत सी हो गई है। ऐसे में अमेरिका की धरती से कहना और अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको लेकर के कुछ बयान नहीं आना या पाकिस्तान पर बैन नहीं लगाना या असीम मुनीर को अमेरिका आने से उस पर पाबंदी नहीं लगाना, ये तमाम चीजें बताएगा कि सब कुछ आपकी शय में हो रहा है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का परमाणु बम की धमकी जो है वो दी गई हो। ये जरूर है कि अमेरिका की धरती का इस्तेमाल करते हुए भारत को धमकाना और न केवल भारत को बल्कि आधी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतने की बात कहना जो है वो असीम मुनीर के लिए कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसे लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में दुनिया भर के शांति के ठेकेदार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर जगह युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं और उन्हीं की धरती का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिस तरीके से भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। और ये धमकी जो है उनकी तरफ से उस वक्त आई है जब देश के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरा युद्ध जो है या दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत जल्द देखा जा सकता है और उसी को लेकर हमारी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान को अब पता चल चुका है। हालांकि पिछले 3 युद्ध जो पाकिस्तान ने कन्वेंशनल युद्ध लड़े थे वो तीनों युद्ध हारे। कारगिल में जो घुसपैठ किया उसमें भी उनको पराजय का मुख जो है वो देखने को मिला। और ऑपरेशन सिंदूर में तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने अपना परचम लहराते हुए ये बता दिया कि हमारी पहुंच जो है वो पाकिस्तान के कितने अंदर तक है। यानी कि अगर हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जाकर उनके एयरबेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान बुरी तरीके से हताशा में है और इसीलिए लगातार वो गीदड़ भभकियां दे रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है कि परमाणु युद्ध जो है वो छेड़ सकते हैं। 22 मिनट का संबोधन देश के नाम जो प्रधानमंत्री का था, जब सीज फायर को लेकर के तमाम अटकलें हो रही थी कि सीज फायर हो गया, उसके बाद जब भारत की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ अभी मिलिट्री एक्शन हमारा रुका हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर फिर हरकत होती है तो फिर हम यहाँ पर पाकिस्तान को बताएंगे। इसमें एक लाइन का जिक्र किया था कि न्यूक्लियर पावर की धमकी ना दे, कोई देगा तो क्या होगा। अब दोबारा से इस तरह की धमकी आई है भारत की तरफ से, हो सकता है इसको लेकर के अब जवाब या तो विदेश मंत्री की तरफ से या तो फिर रक्षा मंत्री की तरफ से जरूर दिया जा सकता है। देखिए, भारत की सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, देश के रक्षा मंत्री की बात करें या फिर देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की बात करें, उन सभी ने एक स्वर जो है वो कहते हैं कि हम किसी भी तरीके का अब न्यूक्लियर थ्रेट के दबाव में आने वाले नहीं है। यानी कि अगर कोई देश जो है वो हमें न्यूक्लियर थ्रेट देगा और उसके पीछे ये सोचेगा कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो अब वो जमाने जो हैं वो बीत चुके हैं। भारत अब अपनी रक्षा के लिए
हर कदम उठाने के लिए तैयार है और इसमें न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो किसी तरीके से बाधा नहीं आएगी। ये देश के प्रधानमंत्री भी जो है पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं। न केवल उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया है, बल्कि देश के रक्षा मंत्री ने देश के संसद भवन में भी इसको पूरी तरीके से स्पष्टता के साथ कह दिया है। लेकिन पाकिस्तान को यह लग रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में उसे मार खानी पड़ी है, उसके 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए जिनको वो पिछले लंबे समय से करीबन 35 सालों से पाल पोस रहा था, वो ठिकाने ध्वस्त हुए। पाकिस्तान के एयरबेस स्टेशन जो सबसे सुरक्षित माने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल्स ने किस तरीके से हमला किया। और सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो किराना हिल्स के आसपास में जो हमला हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अंदर तक हिल चुका है। उसे मालूम है कि किराना हिल्स के अगर पास में जो एयरबेस स्टेशन है वहां पर अगर हम हमारे ब्रह्मोस मिसाइल जाकर वहां रनवे और हैंगर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो अगर कहीं ना कहीं सिंधु जल को रोकना भी भारत के पक्ष में रहा और इसी से तिलमिलाया आसिम मुनीर इस तरह के बयान जो है लगातार दिए जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और ऐसे में देखिए कि किस तरह से गीदड़ भभकी दी गई है, इसका जवाब मिल सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था हम परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं हैं। पहले भी जब दिया गया था तमाम मंत्रियों की तरफ से पाकिस्तान के, उस वक्त हमने उनकी परमाणु इस पर हमला कर दिया था। और देखिए इसी के बाद गिड़गिड़ाता हुआ पहुंच गया था अमेरिका के पास में और कहने लगा कि भारत को कहिए रुकने के लिए। अब दोबारा से इस तरह की गीदड़ भभकी है।